Students, welcome to our YouTube channel Physics and Biology Easy Way. I am Devendra पटेल. लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, यूनिट कर रहे थे और डायमेंशन किया था 4, 5, 6 अप्रॉक्सीमेटली डायमेंशन किया था हमने. उसमें एक छोटा सा टॉपिक था हमारा बच गया था, सिस्टम ऑफ यूनिट. उसको पहले करेंगे और उसके बाद जो हमारा डायमेंशन था, तो लास्ट डायमेंशन जो था हमने किया था वो क्लियर नहीं दिख रहा था, तो उसको आज फिर से करेंगे और आगे डायमेंशन करेंगे. तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेशन को आज स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट से. तो क्या है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट? आज का फर्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट. क्या होता है सिस्टम ऑफ यूनिट? तो जो हमारा सेट होता है, कंप्लीट सेट, किसका सेट? फंडामेंटल एंड डेराइव का. इन दोनों का कंप्लीट जो सेट होता है उसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट. द कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड derived unit is called system of unit और यूनिट्स बोल दो, कुछ भी ठीक है. तो जो कंप्लीट सेट होगा हमारा, जिसमें फंडामेंटल होगा, डेराइव होगा, उन दोनों को हमने मिला दिया, एक सेट बना लिया, उसका नाम है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट. ओके. अब सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या क्या आता है? तो एक आता है एसआई यूनिट. एसआई सिस्टम में क्या होगा? तो एसआई सिस्टम में क्या आने वाला है? एसआई सिस्टम में, एसआई का मतलब है एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट. एसआई का मीनिंग है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट. एसआई सिस्टम में मास जो होगा, मास उसको केजी में लेंगे, किलोग्राम में. जो लेंथ होगा, लेंथ उसको मीटर में लेंगे, मीटर. और जो टाइम होगा उसको सेकंड में लेंगे, सेकंड. ठीक है. एसआई का फुल फॉर्म, एसआई यूनिट का क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट. एसआई का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट. तो एसआई यूनिट में मास को केजी में लेंगे, लेंथ को मीटर में लेंगे और टाइम को सेकंड में. उसके बाद आएगा आपका एक सीजीएस यूनिट. सीजीएस सिस्टम में क्या लेना आपको? तो मास को लेना आपको ग्राम में, मास को ग्राम में. लेंथ को लेना आपको सेंटीमीटर में, और टाइम एज इट इज रहेगा सेकेंड. तो टाइम को किस में लेना है? सेकेंड में लेना. ये लेना आपको सीजीएस सिस्टम में. ठीक है. उसके बाद आता है एफपीएस सिस्टम. यह सिस्टम अप्रॉक्सीमेटली एंड विलुप्त कगार पे है. कुछ कंट्री है जो यूज करता है इसको. अमेरिका में होता है पाउंड सिस्टम. तो एफपीएस सिस्टम में आपको मास को लेना है पाउंड में अभी भी होता है. आपने देखा होगा WWESD में पाउंड में उसका क्या बताता है? मास बताता है. तो मास को लिखेंगे हम लोग पाउंड में. लेंथ को क्या लिखेंगे? तो लेंथ को लिखना आपको फुट पाउंड. लेंथ को फुट में लिखना है. और टाइम वही रहेगा अपना सेकंड. तो टाइम रहेगा अपना सेकंड. ठीक है. तो कैसे लिखना है? फुट, पाउंड एंड सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और एसआई यूनिट में केजी, मीटर एंड सेकंड. आप लेंथ को इस साइड में कर लेना, सिस्टमेटिक, कोई इशू नहीं है. ओके. तो ये हमारा सिस्टम था. इसका कन्वर्जन भी देखेंगे हम लोग, और डायमेंशन में देखेंगे कि यूनिट का कैसे कन्वर्जन करना है अपने को. ठीक है. तो ये टॉपिक हमारा रह गया था, इसको हमने कंप्लीट कर दिया. आज हम लोग टॉपिक वहीं से कंटिन्यू करते हैं. डायमेंशन कर रहे थे और डायमेंशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके. तो ओके स्टूडेंट्स, रेडी फॉर डायमेंशन. एग्जाम में आता है नीट IIT में डायमेंशन, डायरेक्टली नीट में आता है क्वेश्चन डायमेंशन से. उसके बाद डायमेंशन क्या होता है? जैसे फिजिक्स आपका एंड होता है, तो ये सारी क्वांटिटी जो है अपने अपने रेस्पेक्टिव चैप्टर में आता है. जो रेस्पेक्टिव चैप्टर की क्वांटिटी है उसमें आता है, तो वहाँ भी हम लोग पढ़ते हैं. बट अभी कुछ डायमेंशन, कुछ क्वांटिटी देखते हैं हम लोग. ठीक है. तो क्या था? विस्कोसिटी था हमारा. नेक्स्ट था हमारा विस्कोसिटी.
इसको आप म्यू से लिख लो विस्कोसिटी को। ये डायमेंशन देखते हैं इसका। पहले विस्कोसिटी समझो क्या होता है। विस्कोसिटी होता है कि जब फ्लूइड का लेयर होता है, फ्लूइड में इनफाइनाइट लेयर होता है। अगर कैनाल में, रिवर में फ्लूइड फ्लो हो तो उसमें लेयर होता है। ये जो लेयर होता है, अपर लेयर अपने नीचे वाले लेयर को रिटार्ड करता है, जस्ट लाइक ए फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स। तो लाइक ए फ्रिक्शन वो रिटार्ड करता है, बैक ले जाता है अपने डाउन वाले लेयर को। तो डाउन वाले लेयर को बैक ले जाता है, उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। उसी टर्म का नाम है विस्कोसिटी। मैकेनिक्स में हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कि अगर ऐसा रिवर फ्लो हो रहा है, सपोज ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, ये इसको v मान लिया और ये u मान लिया वेलोसिटी। ये अब क्या होगा, इसमें वेलोसिटी का डिफरेंस होगा जिसको हमने dv मान लिया। dv क्या है? वेलोसिटी डिफरेंस है। और मैं यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ जो हाइट है उसको मान लिया dy। वेलोसिटी डिफरेंस क्यों होगा y? क्योंकि ये वाला लेयर इसको रिटार्ड करेगा, ये वाला लेयर इसको रिटार्ड करेगा, बैक ले जाएगा, बैक। तो इसमें लगता है शियर स्ट्रेस। तो एक शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आया था न्यूटन से, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ये फॉर्मूला आया था, किसका था? विस्कोसिटी का था। क्लियर? तो क्या है इसमें कि टाउ जो हमारा है यहाँ पर शियर स्ट्रेस है, इसमें शियर स्ट्रेस लगता है। तो टाउ यहाँ पर हमारा शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस टाउ। क्लियर है? डी यू क्या अपना, डी यू यहाँ डी भी लिखा है, डी यू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी यू ये वेलोसिटी डिफरेंस, वेलोसिटी डिफरेंस, ये अपना वेलोसिटी का डिफरेंस है। डी वाई क्या है? तो ये हाइट है, डी वाई क्या है? ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो डी वाई जो है, आप डेप्थ बोलो, हाइट बोलो, नीचे से हाइट बोलो, ऊपर से डेप्थ बोलो, तो हाइट है हमारा। अब इसकी यूनिट क्या बनने वाली? म्यू की। तो म्यू बनेगा यहाँ से टाउ डी वाई अपॉन डी यू, ये बन गया म्यू। म्यू यहाँ से निकाल दिया। यूनिट क्या बनेगा? गौर करना, टाउ स्ट्रेस है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो ये शियर स्ट्रेस है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड डी वाई इज मीटर, हाइट है ना, डेप्थ है, हाइट तो मीटर। एंड डी यू इज मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला गया, मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, तो बनेगा आपका न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये बना यूनिट किसका? विस्कोसिटी का। ये जो विस्कोसिटी है वो डायनेमिक विस्कोसिटी है। ये जो विस्कोसिटी है वो डायनेमिक है, डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, ये है विस्कोसिटी। अब क्या है बच्चा, देखो इसमें ये जो न्यूटन है जिसमें आता है, मतलब डायनेमिक मोशन आपने किया, डायनेमिक मोशन क्या है? जिसमें न्यूटन आता है। तो न्यूटन बाबा अपने आ गए, मतलब डायनेमिक है। अगर न्यूटन बाबा नहीं होते तो काइनेटिक है, काइनेमेटिक्स तो काइनेटिक होता। तो यहाँ से अब फिलहाल अभी डायमेंशन देखते हैं, फिर देखते हैं काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होता है। न्यूटन का जो है अपना mlt-2 डायमेंशन, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, वहाँ से निकाल सकते हैं। और सेकंड का अपना t है, सेकंड तो ऑलरेडी t होता है, आपको पता है। उसके बाद मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीन्स L2, यहाँ से L एक कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा आपका, ये L एक कैंसिल होगा, L ऊपर जाएगा तो बनेगा L-1, और ये T एक कैंसिल होगा, T-1। तो ये डायमेंशन किसका है? डायनेमिक विस्कोसिटी का। क्लियर है? अब उसके बाद अगर आपसे एग्जाम में ये बोलो कि काइनेटिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का क्या होगा, तो काइनेटिक विस्कोसिटी, काइनेटिक विस्कोसिटी इसको लिखते हैं न्यू से, लिख लो आप, अच्छा लगता है, जिससे लिखना है लिखो। तो ये काइनेटिक विस्कोसिटी है। ये जो काइनेटिक विस्कोसिटी होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी में डेंसिटी से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा ये क्या? डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? तो जो फ्लूइड होगी उसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये तो बन जाएगा आपका काइनेटिक विस्कोसिटी। देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, न्यूटन कैसे यहाँ से रिप्लेस होगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा।
अगर आपको डायरेक्टली याद करना है तो मीटर स्क्वायर ऊपर कर दो, सेकंड नीचे कर दो। मीटर स्क्वायर सेकंड इसकी यूनिट होती है। फिलहाल हम लोग देखते हैं। तो ये जो आपका है ये इसकी यूनिट आ चुकी है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब ऊपर चला गया, मीटर क्यूब ऊपर चला गया। अब आपको न्यूटन को यहाँ से हटाना होगा, तो न्यूटन को आप लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लाइक एफ इज इक्वल टू एम है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके पास m3 m क्यूब भी था और सेकेंड भी था, और नीचे में था मीटर स्क्वायर एंड केजी। ये केजी केजी कैंसल आउट, केजी केजी, यहाँ से ये सेकेंड एक कैंसल आउट होगा और यहाँ से ये भी कैंसल आउट होगा, एक बचेगा। तो बचेगा आपका मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ये है काइनेटिक विस्कोसिटी का। मैंने बोला था आप इसको रिवर्स कर दो, न्यूटन को यहाँ से हटा दो, तो ये बन गया मीटर स्क्वायर सेकेंड। क्या बनेगा डायमेंशन इसका, तो मीटर स्क्वायर का 2 और यहाँ t बन गया, तो L2 t-1, ये बन गया इसका डायमेंशन काइनेटिक विस्कोसिटी का। ओके, और आगे करते हैं, और इंटरेस्ट आ रहा अपने को, और आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी लेते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, नेक्स्ट क्वांटिटी इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, नेक्स्ट क्वांटिटी इज सरफेस टेंशन। ठीक है, इसको आप सिग्मा से लिख लो, सिग्मा। जो सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फॉर्मूला है सरफेस टेंशन। कंफ्यूज ना हो बच्चा, देखो स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, ये सिग्मा को स्ट्रेस भी बोलते हैं, सरफेस टेंशन भी बोलते हैं। बुक में टी भी लिखता है इसको, किसी बुक में इसको क्या लिखता है, टी। तो टी को टॉर्क भी बोलते हैं, टी को टेंशन भी बोलते हैं, किसी बुक में टॉर्क को टाउ लिखता है। इससे कंफ्यूज नहीं होना अपने को, हम लोग समझदार हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, क्लियर है। तो यहाँ से फोर्स अपॉन लेंथ, ये सरफेस टेंशन होता क्या है, तो ये सरफेस टेंशन एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। कोई भी फ्लूइड है उसी की एक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी से वो क्या करता क्या है, तो अपने खुद को मिनिमाइज करता है, अपने खुद के जो सरफेस एरिया उसको करता है मिनिमाइज, वो कम करता है, मिनिमाइज करता है, छोटा करता है, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसलिए तो रेनफॉल, जो रेनफॉल होता है अपना, रेन ड्रॉप है, स्फेरिकल शेप का होता है, क्योंकि यहाँ तक आते आते सरफेस मिनिमाइज होने के बाद स्फेयर बन जाता है। ओके, तो ये आ गया अपना सरफेस टेंशन। यूनिट आ गया आपका न्यूटन पर मीटर, और डायमेंशन आ गया ml t-2 एंड l। तो यहाँ से डायमेंशन आ गया mt-2, mt-2, ये बन गया आपका सरफेस टेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी ले लेते हैं, क्या लोगे आप, नेक्स्ट क्वांटिटी टॉर्क ले लेते हैं। जो मैंने बोला था आपको मैं बताऊंगा, टॉर्क आप टाउ से लिखो या टी से लिखो, जो आपकी मर्जी है। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, एक साथ दोनों करेंगे, टॉर्क एंड मोमेंटम, सॉरी मोमेंट, तब आपको क्लियरली दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। और मैंने बोला था कि आपको मैं टॉर्क और मोमेंट में डिफरेंस बताने वाला हूँ। तो यहाँ मोमेंट लिख देता हूँ मैं, मोमेंट भी दोनों एक साथ करेंगे। मोमेंट को आप फिलहाल m से लिख लो, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में आपको फॉर्मूला भी याद होने वाला है, डायमेंशन के साथ साथ डेफिनेशन एंड फॉर्मूला, ये दोनों चीज़ें आपको याद होने वाली है पूरे चैप्टर में। तो अपने को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, अपने को टेंशन नहीं लेना। ओके, तो ये आया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बनता है अपना टॉर्क। मोमेंट भी यही होता है, मोमेंट भी यही होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम होता है ये। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, यूनिट तो सेम आएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो टॉर्क बच्चा ऐसा लगता है, देखो स्टूडेंट्स, टॉर्क कैसा लगता है, तो ये देखो टॉर्क लगता है कि आप इसको घुमा रहे हो, मतलब कपल ऑफ फोर्स होता है, तो आप ऐसे रोटेट कर रहे हो, उसको बोलते हैं टॉर्क। जो आप ऐसे रोटेट कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। और जो मोमेंट होता है इस टाइप का होता है, ये मोमेंट है कि आपने यहाँ से फोर्स लगाया और ये इस टाइप का हो गया, ये इस टाइप का हो गया, तो ये होता है मोमेंट।
ये मोमेंट हो गया, ठीक है। तो इस मोमेंट को निकालने के लिए आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा यूज करोगे, ये फोर्स है तो F, और ये वाला L जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स के अकॉर्डिंग देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है तो F इंटू L आता है, F इंटू L, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट इस केस में क्या होता है कि इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस R होता है तो टॉर्क आता है F इंटू R। डिफरेंस ये है कि इसमें रेडियस है, आप ऐसे घुमा रहे हो, रेडियस ऐसे पकड़ के घुमा रहे हो तो रेडियस जो है डायमीटर के अकॉर्डिंग अपनी इस एक्सिस के अकॉर्डिंग ऐसे घुमाया तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग ऐसे घूमता है ये, तो R है रेडियस टॉर्क में, और ये जो मोमेंट है उसमें क्या लेंथ ये है। तो यही डिफरेंस है, बाकी यूनिट डायमेंशन दोनों क्या है सेम है। तो यूनिट क्या बनेगा न्यूटन मीटर, और इसकी भी यूनिट क्या है न्यूटन मीटर, इसकी भी डायमेंशन भी वही है आपकी M L T-2 और एक और L है तो L2 M L2 T-2, और इसका भी डायमेंशन M L2 T-2। तो उस टाइम मैंने बताया था आपको कि टॉर्क, मोमेंट, एनर्जी, वर्क, हीट, चाहे कुछ भी हो, कोई सा भी एनर्जी हो, कोई सा भी हीट हो, सबका डायमेंशन क्या आता है सेम आता है। तो अगर आप हीट का डायमेंशन निकालने की कोशिश करो, हीट की आप H से लिख लो, Q से लिख लो, सब चलेगा। H से इंथैल्पी भी होता है, तो अगर आप Q से लिखना चाहते हो सही है। तो हीट का अगर आप डायमेंशन निकालना चाहोगे तो आप यहाँ से निकाल सकते हो mCp dt, यहाँ से निकाल सकते हो mc dt, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो mCv dt। ये सारे हीट का फॉर्मूला है, डिपेंड करता है प्रोसेस कौन सा है। ये जो फॉर्मूला हीट का है ये सॉलिड के लिए यूज करते हैं जिसमें एक ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, कांस्टेंट होता है। बाकी ये करते हैं फ्लूइड के लिए Cv एंड Cp, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, यहाँ से निकालने के लिए आपको चाहिए Cp चाहिए, वहाँ से निकालोगे। अगर आपको यहाँ से नहीं निकालना है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते हो, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो dq Ka dt अपॉन dx। ये कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र है, यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र है, हीट ट्रांसफ़र है, कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र, तो रेट है जूल पर सेकेंड है, ट्रांसफ़र है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। लेकिन फिर आप बोलोगे यहाँ कंडक्टिविटी जो कांस्टेंट है के, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, उसका क्या फिर होगा, तो फिर यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर आप यहाँ से निकालो हीट तो यहाँ से भी चलेगा HA dt, यहाँ से भी निकाल सकते हो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट, तो फिर आप H पूछोगे क्या होगा, है ना। उसके बाद अगर आप रेडिएशन से निकालो सिग्मा A T के पावर 4, वहाँ से भी निकाल सकते हो। लेकिन हमें क्या ज़रूरत है निकालने की, ज़रूरत क्या है, अपने को पता है कि हीट क्या है, एनर्जी है, हीट ही एनर्जी है, तो जो एनर्जी की डायमेंशन होगी वही किसकी होगी, हीट की होगी। यहाँ से हम लोग ये ज़रूर निकाल सकते हैं Cp निकालने के लिए यूज करना हमारे लिए बेस्ट है। Cp निकालने के लिए, C निकालने के लिए, Cv निकालने के लिए, H निकालने के लिए, K निकालने के लिए, उसके लिए फॉर्मूला बेस्ट है। बट डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे लिए बेस्ट नहीं है। डायमेंशन तो वही सिंपल, वर्क डन इज इक्वल टू हीट, जो वर्क है वही हीट है और डायरेक्टली डायमेंशन निकलेगा। तो आप यहाँ से ट्राई ना करें डायमेंशन निकालने के लिए हीट का। हाँ, ये हीट का अगर ये जूल पर सेकंड है, हीट ट्रांसफर ये जूल पर सेकंड है, ये जूल पर सेकंड है, ये जूल पर सेकंड नहीं है, तो अगर ये जूल है तो यहाँ से आप Cp जरूर निकाल सकते हो, Cv निकाल सकते हो, C निकाल सकते हो, K निकाल सकते हो, H, ये पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की। ओके, तो हीट का जो हमारा डायमेंशन एनर्जी का होगा वही होगा। अगर आप एनर्जी का निकालना चाहते हो, एनर्जी का अगर चाहते हो कि एनर्जी का मैं डायमेंशन निकाल लूँ एनर्जी की, तो एनर्जी की आप डायरेक्टली डायमेंशन आप हाफ mv² से निकालो, mgh से निकालो, mc² से निकालो, h इंटू न्यू से निकालो, इन सब से मिलेगा आपको एनर्जी की डायमेंशन यूनिट। ये सब एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, आइंस्टाइन के इक्वेशन आप जानते हो, h इंटू न्यू भी एनर्जी है, h इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट है। बट एनर्जी का फॉर्मूला निकालने के लिए ये यूज करना हमारे लिए बेस्ट नहीं है, फॉर्मूला मीन्स डायमेंशन, ये यूज करना हमारे लिए बेस्ट नहीं है। हमारे लिए बेस्ट वही हाफ mv² mgh है ना, या फिर mc², ये बेस्ट है। बट ये फॉर्मूला जो इससे आप प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन यूनिट निकाल सकते हो, अक्सर ये याद नहीं होता,
याद नहीं रहता हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की, तो आप यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट की जरूर निकाल सकते हो, एच की ई अपॉन न्यू, और एनर्जी का जूल, और न्यू आपका क्या फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। तो सेकंड चला गया ऊपर, सेकंड चला गया ऊपर, जूल सेकंड आता है एच, एच की डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट की, ये ई है एनर्जी जूल, ये न्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, न्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, 1/सेकंड, 1/सेकंड, सेकंड ऊपर चला गया, जूल सेकंड आएगा एच की प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट। तो इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी 11th में उसको तो करेंगे, 12th वाली क्वांटिटी 12th में उसके साथ ही डायमेंशन करते हैं, 11th में जो क्वांटिटी यूज हो रही उसको हम साथ साथ करते जा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा हीट का। तो आज से आप याद कर लो कि हीट, मोमेंटम, सॉरी मोमेंट, वर्क, एनर्जी सबका एक ही होता है। उसके बाद है हमारा उसके बाद आता है मोमेंटम, मोमेंटम, इसको आप पी से लिख लो, अच्छा लग रहा, फिर बोलो सर प्रेशर को भी पी से लिखते हैं, कोई नहीं। मोमेंटम, जो मोमेंटम होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम। ये तो यहाँ से m का है आपका kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम का क्या है आपका यूनिट है। अगर आप इसको चाहते हो कि थोड़ा सा न्यूटन में लिखूं, मैं चाहता हूं कि इसको न्यूटन में लिखना अच्छा लगता है मुझे, तो न्यूटन में कैसे लिखूंगा, तो अपने को पता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन होता है, तो अगर हमने यहाँ सेकेंड से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। अब ये आपका बनेगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन, तो यहाँ से आ गया न्यूटन सेकेंड, ये मोमेंटम की आ गई यूनिट, यूनिट आ गई मोमेंटम की, मोमेंटम की यूनिट आ गई न्यूटन सेकेंड। अब ये न्यूटन सेकेंड जो यूनिट है वो किसकी यूनिट है, इम्पल्स की भी है, इम्पल्स की, तो ये यूनिट इम्पल्स की भी है, इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम, स्मॉल टाइम के लिए जो फोर्स लगता है इम्पल्स बोलते हैं, तो ये इम्पल्स की भी यूनिट है। इसका मतलब मोमेंटम ही इम्पल्स होता होगा, तो यस, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम, नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओनली चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स। तो ये इम्पल्स की होगी। डायमेंशन क्या बन गया, m, l, t-2 एंड t, तो यहाँ से अपना डायमेंशन आ गया फाइनली m, l, t-1, ये बन गया आपका इम्पल्स एंड मोमेंटम की डायमेंशन। ओके, ये इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, आई से लिखते हैं इसको, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, स्मॉल टाइम के लिए जब फोर्स लगता है उसको इम्पल्स बोलते हैं। तो इसकी भी यूनिट आ गई न्यूटन सेकेंड, इसकी भी यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन का ml, t-2 और सेकेंड का t, तो ये डायमेंशन बन गया अपना, है ना। तो ये आ गया अपना इम्पल्स का। और एक दो क्वांटिटी है उसको भी करके देखते हैं, और क्वांटिटी है उसको भी करके देख लेते हैं। अगर आपसे कोई बोलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमेंशन इसका करते हैं, इसको आप आई से लिखो, तो I इज इक्वल टू होता है mr², फंडामेंटल फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अगर वो मास मोमेंट है तब, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट अगर वो एरिया मोमेंट है तो होता आपका AR², सॉरी पहले मास मोमेंट कर लेते हैं। ओके, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास आएगा और आर आएगा, अभी करेंगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या है इसमें कि m क्या है आपका, m kg है, और r क्या आपका मीटर स्क्वायर है, तो kg मीटर स्क्वायर आ गया। डायमेंशन आ गया m, l2 और t 0 है, t आपका क्या है 0 है। अब ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो मास की जगह एरिया होता है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू AR², इसको बोलते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसकी यूनिट आपने सुना होगा सेंटीमीटर 4, मीटर 4 तो आता है, एरिया का मीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या होगी मीटर 4, और डायमेंशन क्या होगा L⁴, m एंड t इसमें नहीं होता। तो ये आपका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो मोमेंट होता है, जैसे आप निकालते हो फोर्स का,
ये फोर्स है, इसका मोमेंट तो आप लिखते हो F इंटू एल। ये मास है, मास, इसका मोमेंट तो आप लिखते हो m इंटू एल। वैसे ही अगर आपने मोमेंट का मोमेंट निकाल दिया, मोमेंट का मोमेंट, तो मान लो एक मोमेंट था m इंटू आर था मोमेंट, और इसका एक बार और मोमेंट निकाल दिया, r से एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन जाता है m r स्क्वायर, जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स डबल मोमेंट, 2 बार मोमेंट निकाला हुआ है, जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये 11th में क्वांटिटी, और जैसे जैसे आएगा हम लोग करते जाएंगे। सडनली आप याद नहीं होता क्वांटिटी, बट जैसे जैसे क्वांटिटी वो याद आती है, मतलब चैप्टर में आता है, उस टाइम भी उसका कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद मैंने आपको बताया थर्मल कंडक्टिविटी का करेंगे, जो K है वो आप हीट के फॉर्मूला से निकाल सकते हो। हीट कन्वेक्शन कोएफिशिएंट का करेंगे, रेडिएशन में करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये हमारा डायमेंशन कंप्लीट हुआ। इसके आगे का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, वो करेंगे। इससे एग्जाम में क्या आता है, इसमें डायरेक्टली यूनिट एंड डायमेंशन आता है एग्जाम में, यूनिट एंड डायमेंशन, नीट में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, एप्लीकेशन जो है डायमेंशन की वो अभी करने वाला है, और मज़ा आने वाला है उसमें। तो एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ओके।